शुरू करते हैं दोस्तों अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है? बताइए। बैकेलाइट, बायोप्लास्टिक, बैगास या फिर माइक्रो टेक्सचर। चलिए सभी लोग आंसर देते चलिएगा। जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़ गए हैं सभी लोग कमेंट करते रहिएगा और सभी लोग शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा जिससे अधिक लोग जुड़ जाएं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ताप है कि जो दृढ़ प्लास्टिक है? तो राइट आंसर इसका देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बता दें कि ताप दृढ़ प्लास्टिक कौन है? तो बैकेलाइट है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 307, अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 290 या फिर अनुच्छेद 271। चलिए बताइए, सभी लोग कमेंट करिए दोस्तों। जितने लोग भी हैं जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट करते रहिए। बताइए क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 327। बता दें जो संविधान का 327 जो अनुच्छेद है वो प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। अगला देखिए, सूरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? बताइए। कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा या फिर राजस्थान। चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। और सभी लोग जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़ गए हैं सभी लोग से आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों के पास, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। सभी को मैं देख रहा हूँ, कमेंट करते रहिए, ठीक है? कमेंट सभी लोग करते रहिए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, सूरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1905 में किसके द्वारा की गई थी पूछे तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अगला देखिए, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए। लिएंडर पेस, अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल या फिर सुशील कुमार। चलिए बताइए। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए। मैं सभी का कमेंट देख रहा हूँ, सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी अभिनव बिंद्रा, ठीक है? भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा हैं। इन्होंने किस में जीता था? शूटिंग खेल में जीता था इन्होंने स्वर्ण पदक, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? बताइए। तूतीकोरिन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या फिर कामराजार बंदरगाह। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करते रहिए। जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़े हैं दोस्तों सभी लोग कमेंट करते रहिए। इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। भारत में जो नया बंदरगाह है कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो याद रखिएगा दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। कृषि उपकरण निर्माण, बैंकिंग, कानूनी परामर्श या फिर चाय बागान। चलिए आंसर दीजिए फटाफट, सभी लोग आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए
ठीक है, कृषि उपकरण निर्माण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। चलिए बताइए, कौन से राज्य की साथ जो तेलंगाना है उसकी सीमा नहीं लगती है? फटाफट बताइए सभी लोग, सभी का आंसर आना चाहिए। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी लोग कमेंट करिए। एंड जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप सभी लोग। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना के साथ सीमा नहीं बनाती है, तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। अगला देखिए, टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भागस्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन वाइट, ऑपरेशन पिंक या फिर ऑपरेशन येलो। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग, जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़े हैं सभी लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ऑपरेशन ग्रीन योजना का नाम दिया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? बताइए, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। चलिए आंसर दीजिए सभी लोग, फटाफट बताइए कौन सा राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? सभी लोग कमेंट करते रहिए, जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी हैं सभी लोग कमेंट करिए। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुमहल किस राज्य का? तो जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नाम की पुस्तक की लेखिका कौन है? बताइए, मैडलिन अल्ब्राइट, ग्रेटा थनबर्ग, मलाला यूसुफजई या फिर तस्लीमा नसरीन। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर, फटाफट बताइए। बहुत ही बेहतरीन सब बुक है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक भी है। पूछता है, आपको बताना है कि लेखिका इसकी कौन है इस पुस्तक की। राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलाला यूसुफजई। ठीक है, इनकी पुस्तक है वी आर डिस्प्लेड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल अराउंड द वर्ल्ड। इनकी लेखिका कौन है? तो मलाला यूसुफजई। अगला देखिए, शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? अचानक वजन कम होना, रतौंधी, ऐंठन या फिर थायराइड ग्रंथियों की सूजन। बताइए क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट। सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन है दोस्तों, तो बने रहिएगा आप सभी लोग लास्ट तक। चलिए बताइए, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी थायराइड ग्रंथियों में अगर सूजन होने लगेगा दोस्तों, तो जान लीजिएगा कि शरीर में आयोडीन की कमी हो रही है। अगला, ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ पर स्थित है? बताइए, ये क्वेश्चन में हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, शिमला, लखनऊ या फिर जालंधर। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका, फटाफट बताइए। सभी लोग करिए कमेंट, जितने लोग करेंगे दोस्तों उतना ही मज़ा आएगा। सभी लोग कमेंट करते रहिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट बताइए। तो देखिए ICSR जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर स्थित है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिमला में स्थित है, याद रखिएगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। अगला,
यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है बताइए? टेनिस, बेसबॉल, बास्केटबॉल या फिर गोल्फ? चलिए बताइए, यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सभी का आंसर आना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका, और देखिए ऑप्शन नंबर बी यानी बेसबॉल। आप सभी ने देखा होगा, बहुत ही बड़े पैमाने पर खेला जाता है वहाँ पे, और इसका राष्ट्रीय खेल भी है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट का। अगला देखिए, जल चक्र को और क्या कहा जाता है बताइए? जलीय चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल विरागी चक्र या फिर भू चक्र? चलिए बताइए, जल चक्र को और क्या कहा जाता है? राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल चक्र को और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जलीय चक्र। अगला देखिए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर किसके द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी घोषित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्व विभाग, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, आर्थिक मामलों के विभाग या फिर व्यय विभाग? चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एमएसपी, भारत में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी कहते हैं, किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। 1534, 1536, 1540 या फिर 1538 को? चलिए सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो कन्नौज का युद्ध हुआ था वह कब लड़ा गया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1540 में। ठीक है, याद रखिएगा, कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था। किसके बीच? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस को 1983 में हुए कांग्रेसी अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? बताइए, कोलकाता, हरिपुरा, दिल्ली या फिर लखनऊ? बताइए क्या राइट आंसर होगा? सभी लोग कमेंट करिए दोस्तों, जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़े हैं आप सभी लोग कमेंट करते रहिए, फटाफट कमेंट करते रहिए। बताइए, सुभाष चंद्र बोस को 1983 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन से जगह के अध्यक्ष का चुना गया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिपुरा का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4A कितने मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान करता है? 8, 14, 11 या फिर 21? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, सभी लोग आंसर करते रहिए। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सारे के सारे, तो बने रहिएगा। तो भारतीय संविधान का भाग 4A है जो, तो कितने मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान करता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। याद रखिएगा, 11 मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान करता है। अगला देखिए, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपर्युक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में समुद्री मील की दूरी तक फैली है? 16, 12, 21 या फिर 18? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करते रहिए तभी मज़ा आएगा। और जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर भी करते रहिएगा क्लास को। राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जो जल उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में 12 समुद्री मील की दूरी तक फैला हुआ है।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? जनरल याह खान, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जनरल अयूब खान? बताइए। मिल्खा सिंह जो थे भारत के, जिन्हें फ्लाइंग सिख कहते नाम से भी उपनाम से जानते हैं, तो फ्लाइंग सिख का जो नाम था, उनको उपनाम था, उस खिताब से किसने दिया था? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जनरल अयूब खान। उसमें वर्तमान में उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जनरल अयूब खान। इन्होंने ही मिल्खा सिंह को एक उपनाम दिया था फ्लाइंग सिख। अगला देखिए, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संविधान में संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, निर्वाचन या फिर अधिकृत भाषाएं? बताइए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करते रहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए फटाफट। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन। जो 15वां भाग है संविधान का किससे संबंधित है? तो निर्वाचन से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह, खान अब्दुल गफ्फार खान, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर जवाहरलाल नेहरू? बताइए। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है मैक्सिमम लोगों का। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस? चलिए बताइए दोस्तों। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1939 को की गई थी। अगला देखिए, प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। बताइए, 1, 4, 2 या फिर 3? चलिए आंसर दीजिए फटाफट। जो हमारा प्रस्तावना है उसके अनुसार आरबीआई में अधिकतम कितने डिप्टी गवर्नर, मतलब कितने कम से डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में। अगला देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा गीत के लेखक कौन है? बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आज़ाद? चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा सॉन्ग भी है, सभी लोग सुने भी होंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। बताइए उस जो गीत है दोस्तों उसके लेखक कौन है, आपको बताना है। तो आंसर इसका हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। याद रखिएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा गीत के लेखक कौन है? तो हैं मोहम्मद इकबाल। अगला देखिए, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर तेलंगाना? चलिए बताइए। ओणम का जो पर्व होता है प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, केरल। याद रखिएगा, जो ओणम का पर्व होता है दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है? तो केरल में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या फिर 4 लाख रुपए? बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बार बार पूछता है।
बताइए क्या होगा। सभी लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों, जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़े हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करते रहिए। एंड अभी तक जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो आयुष्मान भारत योजना है उसके अंतर्गत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा यानी कवर दिया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ग्राम पंचायतों का गठन या फिर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बताइए क्या होगा। कौन सा है राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत? राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ग्राम पंचायतों का गठन। अगला, संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइए, शहनाई, बांसुरी, तबला या फिर हारमोनियम। चलिए आंसर दीजिए फटाफट सभी लोग, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करिए दोस्तों, जितने लोग भी हैं ना सभी लोग करेंगे तभी मजा आने वाला है। संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हारमोनियम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन का पीएच निरूपित करता है? 9, 12, 2 या फिर 8। बताइए आंसर दीजिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। तो कौन सा मान है जो अम्लीय विलयन का पीएच निरूपित करता है दोस्तों? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अम्लीय विलयन का पीएच निरूपित करता है तो 2। अगला देखिए, आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर केरल। चलिए फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, सभी लोग आंसर करते रहिए, जितने लोग भी हैं क्लास के साथ जुड़े हैं सभी लोग करते रहिएगा एंड शेयर भी करते रहिएगा। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। आदिल शाह का मकबरा जो कि गोल गुंबज है, गोल गुंबज में है आदिल शाह का मकबरा, वह किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में स्थित है गोल गुंबज। उसमें जो मकबरा है किसका है? तो आदिल शाह का मकबरा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? चालुक्य, सोलंकी, राष्ट्रकूट या फिर गुप्त। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग करते रहिए, बेहतरीन, सभी का देख रहा हूँ मैं कमेंट, सभी लोग फटाफट कमेंट करते रहिए। तो देखिए कौन सा राज्यवंश था जिसने एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रकूट वंश था। याद रखिएगा, जिन्होंने एलोरा में जो कैलाश नाथ मंदिर है उसके निर्माण में सहयोग दिया था। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61 या फिर अनुच्छेद 78। चलिए बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला देखिए, कलकत्ता में 1180 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बताइए। जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग्स, रिचर्ड वेलेस्ली या फिर चार्ल्स कार्नवालिस। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर।
बताइए, कलकत्ता में 1180 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर स्थित है? तो कलकत्ता में है। कब की गई थी? तो 1180 ईस्वी में की गई थी। अगला, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बताइए, तराना, ध्रुपद, ठुमरी या फिर ख्याल? चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग, बताइए। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका जो गिरिजा देवी हैं वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, ठुमरी की वो प्रवर्तक थी। याद रखिएगा, जो गिरिजा देवी हैं शास्त्रीय संगीत ठुमरी की एक शैली की प्रवर्तक हैं। अगला, भारत में जनगणनाओं द्वारा अनुपालित प्रणालियों के अनुसार लिंगानुपात को जनसंख्या में प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिवर्तित किया जाता है? 10, 100, 1000 या फिर 900? चलिए, बहुत ही बेहतरीन से ये भी क्वेश्चन है, पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है, बार बार रिपीट होता है। बताइए, जो जनगणना होती है लिंगानुपात को जनसंख्या में प्रति कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या पे परिवर्तित किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं होती हैं उसके अनुसार ही लिंगानुपात जनसंख्या निकाला जाता है, प्रति 1000 पर महिलाओं की संख्या को। अगला देखिए, उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है? मंजीरा, कावेरी, नर्मदा या फिर झेलम? बताइए कौन सी नदी है? सभी लोग कमेंट करते रहिए, फटाफट कमेंट करिए सभी लोग तेजी के साथ। तो बताइए कौन सी नदी है जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन इसके हो जाएंगे राइट आंसर हमारे मंजीरा। ठीक है, याद रखिएगा, मंजीरा बांध पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। अगला देखिए, 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण को किस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? बाल अधिकार, परमाणु निरस्त्रीकरण, महिलाओं के अधिकार या फिर विज्ञान और पर्यावरण? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन से हैं, तो सभी लोग बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। बताइए, सुनीता नारायण हैं, किस क्षेत्र में इनके द्वारा कार्यों के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान और पर्यावरण। याद रखिएगा 2005 में इनको इनके कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला देखिए, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है? बताइए, पार्श्विक, उल्टा, धुंधला और उल्टा, आवर्धित या फिर ह्रासित? चलिए बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों, जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़े हैं कमेंट बराबर करते रहिए। बताइए, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पार्श्विक उल्टा होता है समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। अगला, सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार? चलिए बताइए, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। सांची का जो महान स्तूप है दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। अगला देखिए, खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर या फिर बाबर? चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर।
फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और किसके बीच, बाबर के बीच लड़ा गया था। अगला देखिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। चलिए आंसर दीजिए सभी लोग फटाफट। सभी का कमेंट मैं देख रहा हूं, तो सभी लोग कमेंट करते रहिए फटाफट तेजी के साथ। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला, औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? 1655 से 1709 ईस्वी, 1659 से 1708 ईस्वी, 1658 से 1707 ईस्वी या फिर 1657 से 1709 ईस्वी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट बताइए दोस्तों क्या होगा। तेजी के साथ हम लोग देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो बने रहिएगा आप सभी लोग लास्ट तक। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। औरंगजेब का जो अवधि था मुगल साम्राज्य पर 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक था। अगला देखिए, प्राचीन विद्वान पाणिनि को के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? बताइए, खगोल विज्ञान, वेदांत, शासन कला या फिर संस्कृत व्याकरण। चलिए बताइए दोस्तों। जो प्राचीन विद्वान थे पाणिनि, उनको किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत व्याकरण के लिए पाणिनि को जाना जाता है। अगला, भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1991-92, 94-95, 2003-04, 1999 या फिर 2000। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका दोस्तों। सभी लोग आंसर करिए फटाफट, आंसर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। कमेंट बॉक्स हमेशा चलते रहना चाहिए, जो भी डाउट रहेगा उसको तुरंत आउट किया जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत हुई थी 1999 से 2000 के बीच में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है? कतला, सार्डिन, हिसला या फिर मैकेरल। बताइए कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। जो कतला है दोस्तों ये समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है। अगला, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, पोलारीमीटर, पोटेंशियोमीटर, पोटोमीटर या फिर प्लेटोमीटर। चलिए बताइए दोस्तों। बताइए, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत वाहक बल को मापने के लिए। अगला, वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिरी, सलमान रुश्दी, चेतन भगत या फिर विक्रम सेठ। चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चेतन भगत। याद रखिएगा वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चेतन भगत। अगला, भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत
प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए? इम्पोर्टेंट है, बताइए क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग, सभी का आंसर आना चाहिए, कमेंट सभी का आना चाहिए। भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना है, उसके अंतर्गत बैंक ऋण देती है, तो कितनी न्यूनतम कितनी राशि है जो आपको ऋण दे सकती है? तो आंसर इसका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम 10 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी ऊतक है? मृदुतक, दारू, वाहिनिकाएं या फिर चालनी नलिका? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए, चलिए फटाफट, बेहतरीन। तो कौन सा एक साधारण स्थायी ऊतक है? आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मृदुतक। याद रखिएगा, मृदुतक जो कि एक साधारण स्थायी ऊतक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? रुद्रसेन प्रथम, विंध्य शक्ति, सर्वसेन या फिर प्रवरसेन प्रथम? चलिए फटाफट आंसर दीजिए, बताइए। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विंध्य शक्ति। अगला, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? व्यास, कपिल, गौतम या फिर कणाद? बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। बताना है कि किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कपिल को। ठीक है, अगला, किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत के उपराष्ट्रपति, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के राष्ट्रपति? मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है दोस्तों ये क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट बताइए, सभी लोग कमेंट करते रहिए, जितने लोग भी, और जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के प्रस्थान पर्यंत वो अपना पद धारण करता है, और जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक वो अपने पद पर बना भी रह सकता है। अगला, पारंपरिक दशावतार नाम के रंगमंच शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? कच्छ, थार, कलिंग या फिर कोंकण? चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दशावतार नाम से रंगमंच शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा कोंकण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से सम्मिलित नहीं है? लकड़ी का फर्नीचर, सीमेंट, स्कूटर टायर या फिर साबुन? बताइए कौन सी वस्तु है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है? फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी का फर्नीचर। याद रखिएगा, जो हमारा वस्तु अधिनियम 1955 है उसमें सम्मिलित नहीं है, कौन सा? तो लकड़ी का फर्नीचर। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2016, संविधान 104वां संशोधन अधिनियम,
105वां संशोधन अधिनियम या फिर 101वां संशोधन अधिनियम? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, फटाफट बताइए सभी लोग। भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। संविधान में 101वां संशोधन अधिनियम जो 2016 में हुआ था उसमें जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच ताली पोत की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1564 ईस्वी, 1561 ईस्वी, 1565 ईस्वी या फिर 1556 ईस्वी? चलिए बताइए। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच तालीकोट की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 1565 में लड़ी गई थी तालीकोट की लड़ाई। किसके बीच? तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में। अगला देखिए, वी आर डिस्प्ले नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एन जियो मीना, मेसन जोन्स, फेमिनिस्टा जोन्स या फिर मलाला यूसुफजई? बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, मलाला यूसुफजई। ठीक है, याद रखिएगा मलाला यूसुफजई की पुस्तक का नाम है वी आर डिस्प्ले। अगला, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? नील्स बोर, अल्बर्ट आइंस्टीन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या फिर जे थॉमसन? चलिए बताइए किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? सभी लोग आंसर देते चलिए दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। अगला देखिए, चोल प्रशासन के संदर्भ में वेट्टी शब्द का अर्थ होता है? व्यापारी, साहूकार, सैनिक या फिर कर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करते रहिए, सबका कमेंट आना चाहिए। ठीक है, चोल प्रशासन के संदर्भ में वेट्टी शब्द का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वेट्टी। जो चोल प्रशासन में वेट्टी शब्द था उसका संबंध था कर से यानी टैक्स से। अगला देखिए, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? बताइए, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। कोलेरू झील है किस राज्य में स्थित है दोस्तों? राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। जो कोलेरू झील है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, 4, 7 या फिर 6? बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? बताइए फटाफट। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन हैं दोस्तों आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा 6 सदस्य होते हैं। अगला, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं?
मृदंगम, संतूर, रुद्रवीणा या फिर तबला। चलिए आंसर दीजिए, इसका क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग दोस्तों, जितने लोग भी जुड़े हैं ना सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तबला। जो किशन महाराज हैं वो तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के आत्मघाती थैले के नाम से भी जाना जाता है? गोल्जी संरचनाएं, डीएनए, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली के नाम से आपको बताना है किसे जाना जाता है। चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। सबका कमेंट आना चाहिए दोस्तों, जितने लोग भी हैं क्लास को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करते रहिए। एंड अभी तक जिन्होंने भी लाइक नहीं किया दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है किस कोशिका को? तो याद रखिएगा लाइसोसोम को। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 69.04%, 74.04%, 76.04% या फिर 67.04%। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, पूछता है जनगणना से। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग, आंसर करते रहिए, कमेंट करते रहिए सभी लोग, सभी को मैं देख रहा हूँ। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भारत की साक्षरता दर कितनी है जनगणना 2011 के अनुसार? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, 74.04% है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर। अगला, क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शिल्पा शेट्टी, ऋषि कपूर, युवराज सिंह या फिर लीजा रे। चलिए बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर करते रहिए। क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीजा रे। याद रखिएगा, क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक लीजा रे के द्वारा लिखा गया है। अगला, तापमान का एसआई इकाई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर कैंडेला। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? लाइक एंड शेयर करते रहिएगा दोस्तों। तो देखिए तापमान का जो एसआई इकाई होता है उसका मात्रक कौन सा होता है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी केल्विन। याद रखिएगा, तापमान का एसआई इकाई मात्रक केल्विन होता है। अगला देखिए, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? टॉलमी, सेल्यूकस निकेटस, एंटीगोनस या फिर कैसेंडर। बताइए क्या होगा राइट आंसर? सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सेल्यूकस निकेटस। याद रखिएगा, सिकंदर के सेनापति क्या नाम था? तो सेल्यूकस निकेटस नाम था। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है? बताइए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या फिर मणिपुर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन है दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। बताइए किस राज्य का लोक नृत्य है पोनंग? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है पोनंग। अगला,
असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भावना एक है। रंगमंच का रूप, कठपुतली शैली, पूर्वजों की पूजा का त्यौहार या फिर संगीत वाद्य। चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग करिए, फटाफट करिए। असम की एक पारंपरिक सांस्कृतिक के संदर्भ में भावना आपको बताना है कि क्या है। तो आंसर इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भावना है दोस्तों रंगमंच का एक रूप है। अगला, भारत सरकार की कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है? डाकघर, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम या फिर भारतीय स्टेट बैंक। बताइए क्या होगा राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन, सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। सभी लोग कमेंट करते रहिए। बताइए भारत सरकार की कौन सी संस्था है जो कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला देखिए, ऋग्वेद काल के दौरान विश्वपति शब्द का अर्थ क्या होता था? साधारण लोग, दृश्यम, शाही अधिकार या फिर पुजारी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। कमेंट सभी लोग करते रहिएगा एंड लाइक भी सभी लोग कर दीजिएगा। ऋग्वेद काल के दौरान विश्वपति शब्द का अर्थ क्या होता है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शाही अधिकारी होता है विश्वपति का अर्थ। अगला, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड या फिर असम। बताइए दोस्तों, जो सरहुल त्यौहार होता है किस राज्य में मनाया जाता है आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सरहुल त्यौहार होता है झारखंड राज्य में मनाया जाता है। अगला, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? दशरथ, भगभद्र, बृहद्रथ या फिर पुण्यमित्र। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगभद्र। ठीक है, याद रखिएगा हेलियोडोरस किसके दरबार में राजदूत आया था? तो भगभद्र के रूप में दरबार में कब आया था? तो याद रखिएगा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान। अगला, प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? 1995, 1994, 1996, 1997। चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा इसका। प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1997 को की गई थी प्रसार भारती की स्थापना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे या रही? प्रतिभा पाटिल, बलराम जाखड़, सोमनाथ चटर्जी या फिर पी.ए. संगमा। बताइए कौन है जो कि कभी भी लोकसभा का सभापति नहीं रहा या नहीं रही? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा पाटिल जो थी लोकसभा की सभापति नहीं रही थी कभी भी। याद रखिएगा ये अपने भारत देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति थी, अब नहीं है। अगला देखिए, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी, तुंगभद्रा, काली नदी या फिर कृष्णा।
बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। लोकटक झील, हुसैन सागर झील, लोनार झील या फिर सांबर झील। चलिए बताइए, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बार बार रिपीट भी होता है ये क्वेश्चन दोस्तों। बताइए, इम्पोर्टेंट है। बताइए कौन सी झील है जो कि एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण किससे हुआ है, तो उल्का पिंड गिरने से हुआ था। तो आंसर इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोनार झील। ठीक है, लोनार झील का निर्माण एक उल्का पिंड के गिरने से हुआ था। कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है लोनार झील। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है। अनुच्छेद 307 के अंतर्गत, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत या फिर अनुच्छेद 292 के अंतर्गत। बताइए, क्या होगा राइट आंसर। किसके अंतर्गत दिया गया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। अगला देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, टेम्स, पोटोमैक, टाइबर या फिर जॉम्बेजी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। और सभी लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों, और जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। बताइए विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी, जॉम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक यानी अलग करती है, सद्कार्यों में विश्वास, जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा, वेदों की सत्ता की अस्वीकृति या फिर आचरण और आत्मनिर्माण का चरण स्वर। बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए, कमेंट करते रहिए सभी लोग। बहुत ही बेहतरीन आंसर आ रहा है सभी का। तो देखिए कौन सी विशेषता है जो बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है, तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचरण और आत्मनिर्माण का चरम स्वर। ये क्या है, तो जैन धर्म को यानी बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है, 110वें, 43वें, 31वें या फिर 24वें। चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 43वें स्थान पर है, याद रखिएगा 2022 में। अगला, ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण बाह्य परिवर्तन, प्रकाश का पूर्ण बाह्य परिवर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं। एक ही ऑप्शन दो बार हो गए हैं। चलिए बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल फाइबर की जो कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला देखिए, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, इम्पोर्टेंट है, मेवाड़, विजयनगर, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा राइट आंसर।
बताइए बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी मेवाड़ और विजयनगर के जो राजा थे उनका उल्लेख बाबर ने अपने जीवनी जो बाबरनामा है उसमें किया है। अगला देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इम्पोर्टेंट है, बताइए। जॉर्ज बार्लो, वारेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स कॉर्नवालिस या फिर जॉन एडम्स? चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे भारत में? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले भारतीय जनरल गवर्नर थे। अगला देखिए, बालू का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। HNO3, CuSO4, SiO3 या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, बालू का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, SiO2, जो कि बालू का रासायनिक सूत्र है। अगला देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? मणिपुर, पंजाब, असम या फिर मिजोरम? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो आंसर इसका हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में। याद रखिएगा, जो साक्षरता दर थी सबसे अधिक थी। अगला, सेवा दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुई? बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर गयासुद्दीन? बताइए, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? बताइए, राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी मृत्यु चौगान खेलते वक्त हुई थी। अगला देखिए, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन यानी प्रति हेक्टेयर करता है? बताओ, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब? बताइए फटाफट आंसर दीजिए। सभी लोग कमेंट करती है। और अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, राज्यों में कौन सा चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब। अगला, निम्न में से सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग या फिर मैट कॉर्फ? बताइए दोस्तों, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है, फटाफट बताइए, आंसर करिए। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है सिविल सेवा का जनक। अगला देखिए, भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अन्ना राजा मल्होत्रा, रोज बिलियन मैथ्यू, निर्मला बुच या फिर किरण बेदी? निर्मला बुच कहाँ से? बताइए, प्रथम महिला IAS अधिकारी। तो राइट आंसर देखिए इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्ना राजम मल्होत्रा, जो कि भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी थी। अगर आपसे पूछे कि IPS अधिकारी कौन था प्रथम, तो किरण बेदी। याद रखिएगा, पहली भारतीय महिला IPS अधिकारी थी किरण बेदी, और अन्ना राजम मल्होत्रा क्या थे? तो ये थे पहली IAS महिला। अगला, टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया या फिर सर्बिया? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? सभी लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों, जितने लोग क्लास के साथ जुड़े हैं सभी लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट करते रहिएगा।
तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो याद रखिएगा कनाडा देश ने जीता है। अगला, भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है, बहुत ही बेहतरीन, वाराणसी, कानपुर, दिल्ली या फिर आगरा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मैक्सिमम लोगों का आंसर सही आना चाहिए, इसमें तो कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी भारत का सबसे पुराना शहर है, याद रखिएगा। अगला, द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कन्टेंटमेंट, जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, दलाई लामा, NR नारायण मूर्ति, किरण बेदी या फिर तेनजिंग गीसे, तेनजिंग गीसे, बताइए। पुस्तक है द आर्ट ऑफ लिविंग। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, द आर्ट ऑफ लिविंग द गाइड टू कंटेंटमेंट, जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक है दलाई लामा। अगला, महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा, बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, बताइए क्या होगा। हाँ, महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था, तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा। अगला, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला देखिए, मुगल काल के दो प्रमुख चित्रकारों के नाम क्या हैं, मीर मुसव्विर एवं दसावन, दोस्त मोहम्मद एवं दसवंत, जसवंत एवं दसावन, मीर सैयद अली एवं दसावन, बताइए दोस्तों क्या होगा। मुगल काल के दो प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जसवंत एवं दसावन क्या थे, मुगल काल के दो प्रमुख चित्रकार थे। अगला देखिए, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया, शेरशाह सूरी, कृष्णदेव राय, अकबर या फिर हेमू, बताइए कौन सा भारतीय शासक था जिसने चांदी का सिक्का जारी किया, इसे रुपए का नाम दिया 16वीं शताब्दी में। तो आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा चांदी का सिक्का चलाया गया था, उसका नाम रुपए भी दिया गया था, और कब दिया गया था तो याद रखिएगा 16वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।